Hello everyone, welcome to the foundation course of UPSC 2023 एंड 2024। PSIR के लेक्चर्स को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और डिस्कशन के मुद्दे में आज हम लोग बात करेंगे। कल हमने प्लेटो की बेसिक बायोग्राफी के बारे में बात करा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज हम लोग ये जानेंगे कि प्लेटो भाई साहब के ऊपर इन्फ्लुएंस किस किस का है, ठीक है, उनके वर्क के ऊपर या कुछ भी, मतलब जैसा कि वो कोई भी बात पेश करते हैं हमारे सामने, तो प्लेटो के ऊपर कौन कौन से इन्फ्लुएंस है, किस किस पर्सनैलिटी का इन्फ्लुएंस है। सबसे पहले प्लेटो का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो देखने को मिलता है प्लेटो के ऊपर, वो हमें इसके गुरु का देखने को मिलता है, जो था सोक्रेटिस। सोक्रेटिस का इन्फ्लुएंस बिल्कुल उच्चतम है, सबसे ऊपर सोक्रेटिस का इन्फ्लुएंस ही है इसकी ज़िंदगी में। सोक्रेटिस प्लेटो का मेंटर था, या जिसको आप टीचर भी कह सकते हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस प्लेटो के कामों में, किताबों में, इसने जो भी चीज़ें लिखी हैं उसके अकाउंट्स में हमें अगर देखने को मिलता है तो वो 95 to 99% टाइम्स, मतलब ऐसा कह लो 90% टाइम्स जो देखने को मिलता है वो सोक्रेटिस का ही देखने को मिलता है। ऐसा एक कोट भी आता है जो कि PSIR में आपके कभी कभार काम आता है, वॉट एवर इज़ प्लेटोनिक इज़ सोक्रेटिक एंड वॉट एवर इज़ सोक्रेटिक इज़ प्लेटोनिक। इस कोट को हम लोग डिकोड करेंगे और पता लगाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। सोक्रेटिस जो है, सोक्रेटिस का मैक्सिमम इन्फ्लुएंस प्लेटो के काम और बुक पर हमें देखने को मिलता है। किस फॉर्म में, जो कि जैसा कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि उसके वर्क बुक और अकाउंट में देखने को मिलता है। तो सोक्रेटिस का ज़्यादातर, जो मैंने बोला कि 90% इन्फ्लुएंस प्लेटो की वर्क और बुक्स पे है, किस फॉर्म में, कहाँ पर, मतलब प्लेटो के कौन से काम पे। तो स्पेसिफिकली वैसे तो प्लेटो के बहुत काम में थोड़ी बहुत झलक देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर क्रिस्टल क्लियर शब्दों में बात करें, आपसे इंटरव्यूअर पूछ ले कि प्लेटो का आप ये बताओ कि कौन सी अप्रोच या कौन से वर्क या कौन से अकाउंट में उसके सोक्रेटिस की इन्फ्लुएंस आपको क्रिस्टल क्लियर मैनर में देखने को मिलती है, हिडन मैनर में या फिर इंटरप्रिटेशन वाले मैनर में देखने को नहीं मिलती है, आप ये ठोस मजबूती के साथ कह सकते हो कि हाँ जी, ये जो बात कह रहा है, ये इसकी ज़बान तो ये बोल रही है, इसकी कलम बोल रही है, लेकिन दिमाग यहाँ पर सोक्रेटिस का है, ये अपना दिमाग नहीं चला रहा है। तो वो है एक इसका डायलेक्टिक अप्रोच या डायलेक्टिक मेथड जिसको कहते हैं, एक इसकी थ्योरी ऑफ नॉलेज, और प्लेटो की नफरत जो वो लोकतंत्र के खिलाफ करता था, डेमोक्रेसी के खिलाफ जो उसको नफरत थी, ठीक है। इन तीन चीज़ों में सोक्रेटिस का इन्फ्लुएंस प्लेटो के कामों में हमें बहुत दिखता है। डायलेक्टिक मेथड पढ़ाऊंगा इसके बारे में, नंबर 1, थ्योरी ऑफ नॉलेज नंबर 2, और प्लेटो का नफरत करना डेमोक्रेसी से नंबर 3। सोक्रेटिस उसको हमेशा बताता था डेमोक्रेटिक रूल एक अच्छा रूल नहीं होता, बाद में जाकर इसकी वो बात सिद्ध भी बन जाती है, बिल्कुल इसको 100% बिलीव भी हो जाता है इस बात पे, जब इसके गुरु को जहर देकर मार दिया जाता है। एक फैक्ट जो मैंने बीच बीच में लिखे हैं वो चीज़ थोड़ी बहुत याद रख लेना, मतलब वो फैक्ट आपको PSIR में कोड नहीं करने, लेकिन उन फैक्ट से क्या होता है कि कहानी, जैसे हम लोग एक कहानी की फॉर्मेट में ही पढ़ रहे हैं इसको पूरा का पूरा, प्लेटो का जीवन काल या फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का जीवन काल, इन फैक्ट से आपकी कहानी की पकड़ मजबूत हो जाएगी। एक तरीके से नॉवल मानो इसे बस, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको दिलासा देता हूँ, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था, PSIR आपके लिए हलवा बना दूंगा, ये सिर्फ कहानी की फॉर्मेट में दौड़ेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लेटो का ना डेमोक्रेसी के खिलाफ एक बहुत ही गहरी नफरत थी प्लेटो को डेमोक्रेसी से, बिकॉज वो डेमोक्रेटिक रूल ही था जिस रूल के दौरान इसके मास्टर को, इसके मेंटर को, जिसका नाम था सोक्रेटिस, उसको जहर देकर मौत दे दी गई थी। तो लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी के खिलाफ इसका नफरत करना बिल्कुल आप कह सकते हो कि रीजनेबल था, लॉजिकल बात थी, इसके लिए रीजनेबल बात थी वो काफ़ी ज़्यादा, इसलिए इसको थोड़ी बहुत नफरत नहीं, मैंने वर्ड देखो कोट इन कोट करा है इसको, डीप हेटरेड, काफ़ी ज़्यादा गहरी नफरत थी इसको डेमोक्रेसी से, ठीक है। अब अगर हमें जज करना है बीइंग अ इंटरप्रेटर ऑफ प्लेटोज वर्क, अगर हम प्लेटो के कामों को पढ़ रहे हैं, तो अगर हमें सिंपली जज करना है या किसी को भी जज करना है कि कितना ज़्यादा डीप इम्पैक्ट है सोक्रेटिस का प्लेटो के ऊपर, और प्लेटो के वर्क्स और बुक्स में किस प्रकार से हमें सोक्रेटिस के भावों की, विचारों की, थॉट्स की, इंटरप्रिटेशन की झलक देखने को मिलती है, तो हम लोग एक स्टेटमेंट से इसको ये चीज़
सिद्ध कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। बड़े सारे पॉलिटिकल थिंकर्स और फिलोसफर्स ने एक बात बोली है जो कि बहुत फेमस है, डिकोड कभी बाद में करेंगे इसको, लेकिन फिर भी सुन लो। वॉट एवर इज प्लेटोनिक, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, इज सोक्रेटिक, एंड वॉट एवर इज सोक्रेटिक इज प्लेटोनिक। यानी कि प्लेटो के कोई भी विचार, थॉट्स या उसके वर्क, बुक और उसकी थ्योरीज, प्लेटो हमेशा जब भी कोई बात बोल रहा है आप ऐसा मान लो कि वो सोक्रेटिस बोल रहा है, और सोक्रेटिस ने अगर कोई भी बात बोली है तो निसंदेह विश्वास कर लो कि प्लेटो ने भी जरूर अपने कामों में उसको यूज़ करा होगा। जब इस लाइन को अगर कभी डिकोड करने के लिए आएगी ना कि प्रूव दिस स्टेटमेंट या फिर एनालाइज दिस स्टेटमेंट या एग्जामिन, फिर आपको ये 3 चीज़ें यूज़ करनी है अपने आंसर के अंदर। आप डायलेक्टिक मेथड से इस बात को प्रूव करोगे, थ्योरी ऑफ नॉलेज से इस बात को प्रूव करोगे, और प्लेटो की लोकतंत्र के खिलाफ यानी कि डेमोक्रेसी के खिलाफ बहुत ज़्यादा गहरी नफरत से आप इस बात को प्रूव करोगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा था पहले वो कवर हो जाने दो ये तीनों, इसमें तो अभी कुछ हफ्ते महीने लगेंगे, तब आपको आगे की बात समझ में आ जाएगी। दूसरे शब्दों में अगर हम इन सब बातों को बोलें, इन अदर वर्ड्स, इट इज़ ऑफन बिलीव डैट प्लेटो के जो आइडियाज़ हैं, जो थॉट हैं, जो वो अपनी थ्योरीज़ में प्रूफ करने के लिए जो भी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट पेश करता है, ये सब कुछ एक ना एक टाइम पर सोक्रेटिस भी कर चुके हैं किसी ना किसी बात को प्रूव करने के लिए। इसलिए प्लेटो बिल्कुल नक्शे कदम पे चलता है सोक्रेटिस के, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑफन सेड दैट वॉट एवर इज प्लेटोनिक इज सोक्रेटिक एंड वॉट एवर इज सोक्रेटिक इज प्लेटोनिक। दूसरा पर्सन जिसका इन्फ्लुएंस प्लेटो के ऊपर पड़ता है वो है पाइथागोरस। बचपन में आप लोगों ने सबसे वाहियत सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम सुनी होगी, जिसको मैंने बड़ी मुशक्क़त से और बहुत मन मार के ड्रॉ भी करके यहाँ पर दिखाया कि क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबसे वाहियत चीज़ है, ठीक है। और जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, अगर आप में से किसी को मैथ्स पसंद है तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप संलेखना ले लो, क्योंकि आपका कुछ क्या ही होगा इस पृथ्वी पे रह के, वो तो भगवान जाने, तो आप लोगों को संलेखना कर लेनी चाहिए। तो पाइथागोरस की एक सेकेंड रुकना। पाइथागोरस हैड गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड ग्रेट कमांड ओवर ज्योमेट्री। पाइथागोरस ज्योमेट्री का काफ़ी ज़्यादा शौकीन था, उसकी काफ़ी ज़्यादा रुचि थी इसके अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर था वो इसका। और इतिहास जैसा कि हम जानते ही हैं, हिंदुस्तान में बैठ के बचपन में हमें जो रगड़ा गया पाइथागोरस थ्योरम, तो कुछ तो महान काम करा ही होगा इसने, ठीक है। पाइथागोरस एक ऐसा पर्सन था हु गेव द मच फेमस पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर एक फैक्ट मैंने लिखा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड के, जो जिनको मतलब ये चीज़ याद हो जाए कि पाइथागोरस का इन्फ्लुएंस था प्लेटो के ऊपर। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का जो होता है, जो स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज साइड का, वो इक्वल होता है टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। यानी कि इसको डिनोट हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये साइड है, एक इसकी साइड है, यहाँ पर स्क्वायर जो होता है हाइपोटेन्यूज साइड का, यानी कि जो ये लंबी वाली साइड होती है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, ये दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। अदर टू साइड यहाँ पर कौन सी बची हैं, ए और बी। तो उसको डिनोट हम लोग कैसे करते हैं, इसका ये फॉर्मूला बनता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है हमें इसको PSIR में, जस्ट मुझे क्यूरियोसिटी जागी थी कि चल बचपन में जिस चीज़ में फेल होते हुए आए हैं एक बार इसको रिवाइंड कर लेते हैं, और बच्चों को पढ़ाते हुए इस पाइथागोरस भाई साहब की और इस सब्जेक्ट की भर भर कर बैंड बजाएंगे। तो आज मेरा बदला भी पूरा हो गया कि जिनको मैथ्स पसंद है उनको संलेखना कर लेनी चाहिए, और इस बेवकूफ़ इंसान का इन्फ्लुएंस था प्लेटो के ऊपर, ठीक है। बस इसका इन्फ्लुएंस जिस दिन समझ गया था मैं प्लेटो के ऊपर है, तो मैं समझ गया था कि प्लेटो कुछ नहीं करने वाला, प्लेटो इमेच्योर बातें करता रहेगा, प्लेटो परफेक्शनिज्म की डिमांड करता रहेगा, और प्लेटो का कुछ नहीं होने वाला। और इसके गुरु को जो जहर दे के मार दिया गया, बिल्कुल जस्टिफिएबल एक्ट है, मुझे तो बहुत खुशी हुई, ठीक है। पाइथागोरस हैड डीप इन्फ्लुएंस ऑन प्लेटोज थ्योरी ऑफ सॉइल्स। पाइथागोरस की बात क्या है, अब थोड़ी सी लॉजिकल अगर बात करें कि प्लेटो के ऊपर जो पाइथागोरस का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, कहाँ पर, प्लेटो की एक थ्योरी है
थ्योरी ऑफ सॉइल्स। सारी थ्योरीज हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन इसमें यहाँ पर हमें पाइथागोरस का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। लौट कर आएंगे इसकी तरफ थोड़े दिनों बाद, तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला पर्सन जिसका इन्फ्लुएंस प्लेटो के ऊपर है वो है हेराक्लाइटस। यहाँ पर ध्यान से देख लेना, मैंने स्पेलिंग क्या लिखी हुई है, HERA हेराक्लाइटस, CLITUS, हेराक्लाइटस। हेराक्लाइटस ने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा था दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ चेंज। क्या कंसेप्ट था? कंसेप्ट ऑफ चेंज। भाई ये पर्सन एक हेराक्लाइटस और अगला पर्सन परमेनाइडस, ये भाई साहब कुछ ऐसी चीज़ बोलेंगे मतलब विच इज़ वेरी फिलोसफिकल इन नेचर के। मतलब मान लो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड निब्बा निब्बी हैं, 12-1 बजे रात को फ़ोन कॉल पे घर वालों से चुप चुप कर बातें कर रहे हैं, मैच्योर वाली ऐसी बात करेंगे ये दोनों। तो क्या बोलता है हेराक्लाइटस? हेराक्लाइटस ने सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि इसने दिया कंसेप्ट ऑफ चेंज। हेराक्लाइटस के विचारों के अनुसार इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ कांस्टेंट होती है, सिर्फ पृथ्वी पर एक ही चीज़, एक ही बात ऐसी है जो कि निरंतर अपनी कांस्टेंट स्पीड, फॉर्म, नेचर, औकात बनाते हुए चलती रहती है। डैट इज, अब देखना सारा मूड खराब कर देगा, चेंज। कह रहा दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ कांस्टेंट है और वो है परिवर्तन, चेंज। पूरा मूड खराब करने वाली बात। अपने इस बात को प्रूव करने के लिए, अपनी इस आर्ग्यूमेंट और इस लाइन ऑफ थॉट को प्रूव करने के लिए वो ये बोलता है कि गारंटी ले लो मेरी, लाइफ में कोई भी चीज़, नथिंग इज कांस्टेंट इन लाइफ, कोई भी चीज़ कांस्टेंट है ही नहीं। और हेराक्लाइटस ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए बड़े सारे एग्जांपल्स दिए। काफ़ी लोग इसको शॉर्ट में कवर करवा देते, लेकिन मैंने डेप्थ रिसर्च करी इसके ऊपर और मुझे बड़े सारे एग्जांपल्स जो कि हेराक्लाइटस ने जेन्युइनली दिए थे, तो वो मैंने लिखे हैं आपके लिए। 3 एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने, ठीक है। कहता है जिंदगी के पहिए की बात कर लो, साइकिल ऑफ लाइफ की बात कर लो। कहता है ये क्या कांस्टेंट है? ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, फिक्स नहीं है। डैट इज नो वन कैन स्टॉप साइकिल ऑफ हिज और हर ओन लाइफ। डेथ इज इनएविटेबल आउटकम ऑफ लाइफ। मतलब अगर कोई किसी भी एक रूप में पैदा हुआ है जिसके अंदर जान है, फिर चाहे वो जानवर हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षियां हो या इंसान का रूप हो, मृत्यु को टालना उसके लिए असंभव है। भीष्म पितामह को महाभारत के किरदार में इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन फिर भी मौत तो उनकी भी हुई। यही है, मतलब एक कहने का तरीका बता रहा हूँ, बीच में उस बात को ले आया, उस मतलब वो करके रिलेट करने के लिए। लेकिन ये बोल रहा है दूसरा चीज़ कि डेथ इज़ इनएविटेबल, मतलब ऐसी चीज़ जिसको टाला ना जा सके, इनएविटेबल उसको कहते हैं। विच एनीथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। अगर नहीं जानते हो बता तो लिख लेना, एनीथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, इनएविटेबल। ये जो वर्ड्स मैंने लिखी है ना, इनका जानबूझ के मैंने वर्ड्स लिखे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे खासे नंबर मिल जाए और सामने वाले को ऐसा ना लगे कि बहुत ही लो मीडियम की इंग्लिश की बातें कर रहा है। आपके इससे नंबर अच्छे खासे बन जाएंगे, ठीक है। पर्सन कहता है तीसरा एग्जांपल कि इंसान सोने के बाद उठेगा ही उठेगा, और अगर एक पर्सन जाग गया तो वो सोएगा ही सोएगा। ये साइकिल भी वाइस वर्सा है। तो इन तीनों एग्जांपल से, जिंदगी की साइकिल से, लाइफ और डेथ और सोना और जागना, ये क्या बता रहा है कि लाइफ में कोई भी चीज़, नथिंग इज कांस्टेंट इन लाइफ, सिर्फ एक ही चीज़ कांस्टेंट है और वो है चेंज, के परिवर्तन तो आता ही आता है। पतझड़ के बाद मौसम बदलेगा, बारिश के बाद सूरज निकलेगा, दिन के बाद रात होएगी ही होएगी, ये चीज़। इन अदर वर्ड्स, हेराक्लाइटस ने ये देखा कि ओनली चेंज इज कांस्टेंट इन लाइफ, नथिंग एल्स इज कांस्टेंट इन लाइफ। सिर्फ परिवर्तन ही जीवन का एक ऐसा पहलू है जो कि कांस्टेंट है। और ये बोलता था नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, कोई भी चीज़ जिंदगी में परिवर्तन नहीं, परमानेंट नहीं है, सॉरी। बिल्कुल जैसे हेराक्लाइटस ने जो कंसेप्ट दिया, बस आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर जाकर चेंज कर दो। मतलब इसको यहाँ पर परमानेंटिस के कंसेप्ट में बिल्कुल उल्टा कर दो, यहाँ रिवर्स गेम खेल जाओ। वो बात करता है लॉ ऑफ चेंज की, परमानेंटिस बात करेगा लॉ ऑफ परमानेंस की। आगे बढ़ने से पहले इसको याद रखने का तरीका क्या है?
प्लेटो के ऊपर जिसका इन्फ्लुएंस था, सोक्रेटिस तो तुम्हें याद रह जाएगा, पाइथागोरस अपने कुत्ते कमीने नेचर की वजह से याद रह जाएगा, मैथ्स। हेराक्लाइटस अगर भूल जाओ तो मैं स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ, तुम परमानाइटिस को याद रख लो, पी से परमानाइटिस और पी से इसने जो कंसेप्ट दिया, कंसेप्ट ऑफ, यहाँ पर देखो, कंसेप्ट ऑफ परमानेंस, पी से परमानाइटिस और कंसेप्ट ऑफ परमानेंस। बस अगर तुम्हें ये याद है तो तुम ये समझोगे कि पी से परमानाइटिस, परमानाइटिस ने परमानेंट कंसेप्ट की बात करी, तो ऑब्वियसली बात है हेराक्लाइटस ने चेंज की बात करी होगी। बस तो शुरुआत करते हैं परमानेंटिस की। परमानेंटिस ने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा कंसेप्ट ऑफ परमानेंस का। कहता है कि देयर इज, मतलब सबसे पहले तो एक ना हमें डिबेट देखने को मिलती है, बहुत गहरी डिबेट, लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट और थॉट्स देखने को मिलती है हमें इन दोनों स्कॉलर्स के बीच में, पॉलिटिकल थिंकर्स, पॉलिटिकल फिलोसफर, जो मर्जी कह लो, हेराक्लाइटस और परमानेंटिस के बीच में। जहाँ पर अभी हमने प्रीवियसली देखा हेराक्लाइटस भाई साहब बात करते थे कंसेप्ट ऑफ चेंज की, कि ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ कांस्टेंट है और वो है परिवर्तन, यानी कि चेंज। परमानाइटिस बात करता था कंसेप्ट ऑफ परमानेंस की, कि लाइफ में हर चीज़ परमानेंट है। चलो देखते हैं, जैसे उसने तो ये वाली बातें मुझे ठीक लगी थी, सेंसेबल, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हाँ सही बोल रहा है कि जीवन का पहिया कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, लाइफ के बाद डेथ आएगी आएगी, और पर्सन सोने के बाद उठेगा ही उठेगा। ये चीज़ इसकी मुझे सेंसेबल लगी थी। लेकिन अब अगर मुझे परमानाइटिस इस बात के ऊपर उकसा रहा है कि दिबांग, लाइफ में सब चीज़ परमानेंट है, तो ये भी कुछ अपनी एक्सप्लेनेशन तो देगा ना, लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट। चलो उसको भी जान लेते हैं। टू प्रूव हिज आर्ग्यूमेंट एंड लाइन ऑफ थॉट्स, और लॉ ऑफ परमानेंस को एक्सप्लेन करने के लिए कि लॉ ऑफ परमानेंसी सिर्फ इकलौती वास्तविकता है, रियलिटी है, एंड ये ज़्यादा बेटर कंसेप्ट है एज कम्पेयर टू कंसेप्ट ऑफ चेंज। परमानाइटिस ने कुछ एग्जाम्पल यूज़ करे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड। आप सब लोग एक चीज़ जानते हो, आगे बढ़ने से पहले, यूनिवर्स की जो उत्पत्ति हुई है वो, उसके लिए थ्योरी जो सबसे एक्सेप्टेबल मानी जाती है, 100% प्रूवन तो कोई भी थ्योरी नहीं है, क्योंकि कोई भी थ्योरी ये नहीं बता सकती इंसान कैसे आए, पहला मर्द आया कि औरत आई, अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई। ये वही वाली बात है ना, हमें तो ये सिखाया जाता है कि जब तक एक मेल और फीमेल के बीच में सेक्स ना हो तो एक नया जीव जंतु कोई पैदा नहीं हो सकता, एक नया इंसान, कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ऐसे ही एनिमल्स का ब्रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है एक नए जीव जंतु को बर्थ देने के लिए। तो चलो अगर पहला इंसान बन भी गया था, एक चलो औरत भी पैदा हो गई, तो उनको इतनी अकल थी कि उनको मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करके एक नया जीव जंतु पैदा करना है। तो इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट है कि मतलब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन ओवरऑल यूनिवर्स की उत्पत्ति जिस चीज़ से हुई उसके लिए थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। आप सबने सुना तो होगा कहीं ना कहीं, इसे पक्का सुना है सबने, बिग बैंग थ्योरी। नहीं सुना है कोई बात नहीं, जस्ट वेट फॉर माई ज्योग्राफी लेक्चर्स, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवर करेंगे हम लोग, और इतनी बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे जिसने आज तक जिसने नहीं करा होगा, तमिलनाडु की बुक्स में बहुत अच्छे से दे रखा है, ठीक है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी को अभी के लिए याद रखो, बाकी फालतू बात हटाओ। इनिशियली अब इसके एग्जांपल्स पे बढ़ते हैं हम लोग, अब इसको प्रूव भी तो करने का मौका देते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं चलो भाई बको, कैसे सब कुछ परमानेंट है। हेराक्लाइटस ने तो बोल दिया चेंज है, मुझे उसके एग्जांपल्स भी लॉजिकल लग रहे थे। चलो तुम भी कुछ बता दो, तुम भी भौंक लो कुछ। कहता है इनिशियली सारी चीज़ें यूनिवर्स में जो हमें दिखती हैं, कहता मैंने सारी चीज़ों को मान लिया चलो कि अर्थ रोटेट करता है, अर्थ रिवॉल्व करता है, पृथ्वी पे एक बीज डलता है, वो सैपलिंग बनता है, फिर वो पेड़ बनता है, पौधा होता है, मर जाता है, सूख जाता है, जानवर एक बड़ा होता है, वो मर जाता है, इंसान बड़ा होता है, वो ज़िंदगी जीता है, ज़िंदगी के कुछ नियम, कुदरत के कुछ नियम सीखता है, अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। हर चीज़ की साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। कहता ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कहता है इनिशियली कुछ तो ऐसी चीज़ होगी, देयर वुड हैव बीन सम और दी अदर परमानेंट एलिमेंट कुदरत के अंदर, इस नेचर के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर कुछ तो पहली बार एक ऐसा कण, एक ऐसा हीरा मोती, कुछ तो ऐसा होगा कि जिससे सबसे पहले कोई चीज़ ये बनी। यानी कि ये वही वाली बात है कि आम का पेड़ एक मेरे घर के सामने खड़ा हुआ है, एक सबसे पहले कोई तो एक बीज होगा, जिस बीज
बड़ा होते 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 उसने एक आम के पेड़ की उत्पत्ति कर दी। शुरू में इसका मतलब हमेशा परमानाइटिस ये कहना चाह रहा है, अभी तो हम इसकी बेइज्जती कर रहे थे, अब थोड़ी सी इसके लिए रिस्पेक्ट जगाते हैं। अब उसके लॉजिक को समझने की कोशिश करो, उसके पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट को समझने की कोशिश करो। मैंने बताया था ये हमारे देश के लोग नहीं हैं, हमें उस ज़माने में जाके इनके नज़रिए से चीज़ों को समझना है। थोड़ा सा सेंसिबल और लॉजिकलनेस अपने अंदर जगा के, सेंसिबिलिटी जगा के इसको समझने की कोशिश करो, करते इसको समझने की कोशिश। सही तो बोल रहा है कि वो कहता है कि परमानाइटिस भाई साहब आप ये, सॉरी हेराक्लाइटिस भाई साहब आप ये बोल रहे हो कि ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। कह रहा ठीक है मैंने मान लिया, कह रहा लेकिन, कहता है लेकिन चेंज होने के लिए उसकी उत्पत्ति तो बताओ मुझे, ये चेंज क्यों हो रही है, ये बदल कैसे रहा है, रात के बाद दिन कैसे हो रही है, दिन के बाद रात कैसे हो रहा है, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मियों के बाद सर्दी कैसे आ रही है। इंसान एक बच्चा पैदा हो रहा है, वो चलना सीख रहा है, वो बड़ा हो रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, खा पी रहा है, बूढ़ा हो रहा है, मर जा रहा है। सबसे पहले इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स, मिल्की वे गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, अर्थ के ऊपर, किसी भी रीजन, कंट्री के ऊपर, कॉन्टिनेंट के ऊपर जो चीज़ें, हरकतें हो रही हैं भाई साहब, एक कण तो रहा होगा ना, एक एटम का पार्टिकल तो रहा होगा ना उसकी उत्पत्ति के लिए। तो कहता है देयर वुड हैव बीन सम और दी अदर परमानेंट एलिमेंट या फिर फिनोमेना फ्रॉम विच यूनिवर्स ओरिजिनेटेड। बिल्कुल सही बोल रहा है, कुछ तो ऐसा हो गई। कहता है इट माइट हैव बीन द पॉसिबिलिटी, हो सकता है ये डैट जो ओरिजिनल फॉर्म था, ओरिजिनल फॉर्म या नेचर जो था इस प्रकार के इनिशियल परमानेंट एलिमेंट या फिनोमेना का, मतलब जिससे इनिशियल परमानेंट फिनोमेना एलिमेंट मतलब क्या, एक वो कण जिससे पूरा का पूरा यूनिवर्स और ब्रह्मांड बना। वो कहता है दैट प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स क्रिएशन अंडरवेंट चेंज, वो बाद में चेंज हो गया और चेंज हो गया है लेकिन कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ है ना। कह रहा है कुछ तो ऐसी परमानेंट चीज है ना जिसने इस पूरे यूनिवर्स को आज तक टिका के रख रखा है। कह रहा तुम बोलते हो कि अर्थ ऐसे घूमता है, अर्थ रिवॉल्व करता है, सूरज अपनी दिशा बदल लेता है, चंदा मामा रात को आता है, तारे निकलते हैं रात को, एक पेड़ उगता है, एक कोई भी जीव जंतु पैदा होकर वो मर जाता है, एक बटरफ्लाई उड़ रही है, चिड़ियाँ उड़ रही हैं, सांप बच्चे दे रहा है, नदियाँ कभी कभार क्रोधित होकर तूफान उठा रही हैं। कह रहा सारी चीज़ें मान ली मैंने तुम्हारी। कह रहा लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं इसका कुछ तो बेस होगा, ये चीज़ें आज तक ऐसे कैसे बिहेव कर रही हैं, कुछ तो इसका परमानेंट नेचर होगा जो कि हिडन है, कि जब से ब्रह्मांड स्टार्ट हुआ उसने आज तक इसको संभाल के रखा हुआ है, बिखरने नहीं दिया, विनाश नहीं होने दिया। क्यों नहीं फट गया अर्थ, क्यों अर्थ फ्लैट नहीं हो गया, क्यों अर्थ अपने जिस पाथ पर, जिस ऑर्बिट पे घूमता उससे बाहर क्यों नहीं निकल गया, क्यों सन हमारे बिल्कुल इतना करीब आ गया उसने अर्थ को पिघला नहीं दिया, क्यों ऐसा नहीं होता कि सारे दिन अलग अलग टाइमिंग के हों। तो बात में दम तो है भाई इसके, कि कुछ तो ऐसी चीज़ है। कह रहा है कि तुम ना ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हो, कह रहा मैं डेप्थ में जाकर एक रीज़न देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इनके बीच में बहुत डिबेट होती थी। आगे परमानाइटिस का लाइन ऑफ थॉट या आर्गुमेंट जो था वो ये था, मतलब वो ये था कि शुरू में परमानाइटिस लाइन ऑफ थॉट और आर्गुमेंट वाज दैट वॉइड कैनॉट बी क्रिएटेड इन द यूनिवर्स। मतलब वॉइड मतलब इन द सेंस कि खालीपन कभी भी यूनिवर्स में नहीं रह सकता। कि आप ये बोलो परमानेंट, ये हेराक्लाइटिस भाई साहब कि मुझे क्या पता कैसे हुआ, ये चीज़ें तो आज तक ऐसी होती थी। कहता है वॉइड में बातें मत करो, खालीपन में बातें मत करो, मुझे रीज़न तो दो, मैं मान लूंगा चेंज हो रहा है। कह रहा मैं खुद मानता हूँ, मैं रात को सोया था, अंधेरा था, सुबह उठ के सूरज निकला, कह रहा मानता हूँ मैं चेंज है। कह रहा है लेकिन परमानेंसी है इसके अंदर कि आज तक ये 5000 साल, 50 लाख साल कैसे आज तक यही चीज़ होती चली आ रही है। क्यों, कोई तो ऐसा दिन तो होगा। कह रहा ऐसा दिन क्यों नहीं हो जाता, कभी कुछ तो गड़बड़ी हो सकती थी कि जिस दिन एक दिन में 50 घंटे हो जाते, जिस दिन सूरज अस्त ही नहीं होता, जिस दिन सूरज निकलता ही नहीं, जिस दिन में चमकते चमकते तारे दिख रहे होते, जिसमें बारिश होती तो होते ही रह जाती, होते ही रह जाती, होते ही रह जाती। 4 साल हो गए बारिश ही नहीं रुकी। कहता है ये कुदरत जो है, पृथ्वी जो है या पूरा ब्रह्मांड जो है, कह रहा है इसको अगर आप ब्रॉडर लेवल से देखने की कोशिश करो, कह रहा है इसके ओरिजिन पे जाने की कोशिश करो, एक कण या एक फिनोमेना, एक पार्टिकल, कुछ तो होगा, कुछ तो रीज़न होगा जिसने ओरिजिनेट करा इन सबको।
और ओरिजिनेट करने के बाद, पैदा करने के बाद आज तक उसका परमानेंट नेचर वैसे ही रख रखा है, चेंज नहीं होने दिया। तो कहता है यूनिवर्स कैन नॉट बी क्रिएटेड इन वॉइड एंड इस सिंस यूनिवर्स इज स्टिल विटनेस्ड इन इट्स करंट फॉर्म। और आप एक चीज़ जानते होगे, वैसे अगर नहीं जानते हो तो मतलब सुन लो यहाँ पर, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आपको पता है ना कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था और यूनिवर्स आज भी हमारा बड़ा होता जा रहा है और वो एक्सपेंड होता चला जा रहा है। ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो मतलब आपको पता होनी चाहिए, वैसे एनसीईआरटी में गिवन होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम पढ़ लेंगे। तो जब से यूनिवर्स बना है और वो क्रिएट हुआ है, वो अब ग्रो होता जा रहा है और वो एक्सपेंड होता चला जा रहा है। मतलब ये थोड़ा सा बिग बैंग थ्योरी वाला एंगल मैंने इसके अंदर डाला है। तो ये एक प्रूवन फैक्ट है, ये हम नहीं कह रहे, ये परमानेंटिस्ट कह रहे हैं, हमें उनके एंगल से समझना है। तो ये चीज़ें ना मतलब मुझसे मत पूछना कि ऐसा उसने क्यों कहा, उसने बस कहा है ऐसा, मैं तो सिर्फ उसे तुम्हें इंटरप्रेट करके बता रहा हूँ। तो इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट, परमानेंटिस्ट कहता है कि डैड कि जो परमानेंट एलिमेंट या जो भी परमानेंट फिनोमेना है यूनिवर्स की उत्पत्ति के लिए, यूनिवर्स की क्रिएशन के लिए, ये आज भी एग्जिस्ट कर रहा है और ओनली इट्स फॉर्म हैज़ बीन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। और सिर्फ उस परमानेंट नेचर का फॉर्म चेंज हुआ है। तो जो ये तुम्हें यूनिवर्स जो दिख रहा है ना चेंज होता है, वो क्या ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, कह रहा है ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक परमानेंट चीज़ ने इसको टिका कर रख रखा है। तो कहता मैं तो ओरिजिन और बेस पे जाकर कह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज परमानेंट इन नेचर। कह रहा तुम तो ऊपर दूध की मलाई देख रहे हो, मैं तो पतीले के अंदर जाकर देख रहा हूँ कि दूध के जब ये पतीला खाली हो जाएगा उसके नीचे बेस क्या है, कैसे दूध उस पर तैर रहा है, किस चीज़ ने टिका रखा है। मलाई ऊपर तैर रही तो मलाई की तो कोई औकात ही नहीं जाता दूध ना तैरे, ये कह रहा है परमानेंटिस्ट। सो अनलाइक हेराक्लाइटस के थॉट्स और आइडियाज़ जो कि बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ चेंज पर, परमानेंटिस्ट के थॉट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड लॉ एंड कंसेप्ट ऑफ परमानेंस पे। बस यही है। तो ये 4 पर्सन हैं, सोक्रेटिस, पाइथागोरस, हेराक्लाइटस और परमानेंटिस। इन 4 पर्सन का इन्फ्लुएंस है प्लेटो के काम में, प्लेटो के ऊपर। मेन जो थ्योरीज हैं प्लेटो की मेनली 5 प्रोमिनेंट आइडियाज़ या 5 प्रोमिनेंट थ्योरीज कह सकते हो प्लेटो की, जो कि हमें डिस्कस करनी है। कौन सी हैं वो 5 थ्योरीज जिसको हम मतलब पूरा डिस्कस करेंगे? थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग और थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम अगले लेक्चर में ये भी जानेंगे कि प्लेटो तो ये थ्योरी तब देगा ना कि सबसे पहले जब सोक्रेटिस को अगर हम लोग समझें, तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम सबसे पहले सोक्रेटिस का इतिहास डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी तो भाई साहब तब दे पाएंगे ना, चाहे वो इमेच्योर हो चाहे वो मैच्योर। प्लेटो द रिपब्लिक और द लॉस तो वो तब लिख पाएगा, द स्टेटमेंट्स तो तब लिख पाएगा। पहले सोक्रेटिस को पहचानते हैं, इसके जीवन काल की तरफ एक अपनी नज़र मारेंगे कि किन परिस्थितियों में इसको जहर दिया गया था, और तब आगे की बातें करेंगे। फिर दोबारा कुछ दिनों बाद प्लेटो पे लौट कर आएंगे और तब स्टार्ट करेंगे हम लोग इसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।